कभी वही व्यंजन दोबारा तिबारा बन गए तो मैं क्षमा मांगने के लहजे में सॉरी कह देती हूँ और वे बेहद धीमे से इट्स ऑल राइट कहकर पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। वरना लोगों के घरों में जरा से कम नमक, जरा सी ज्यादा मिर्च की बात पर बवाल मचाने वाले पतियों को मैंने खूब देखा है। पहले बवाल मचता है, फिर जलजला आता है और उसके बाद मान मनोवल। घंटे 2 घंटे तो लगी जाते हैं इस पूरा 12 मासी कार्यक्रम निपटाने में। लेकिन मेरे घर में कसम आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरे पति आदमी नहीं देवता है। घर में 3 अखबार आते हैं, 2 फोन और 1 रंगीन टीवी है ही। वो ऑफिस के घंटों के ऊपर नीचे सारे अखबार पढ़ते हैं मेरे पति। साथ साथ टीवी भी चलता रहता है। जिस चैनल पर जो आता है देखते हैं, जो चैनल लगा है उसे लगा रहने देते हैं। जैसा कार्यक्रम आता है आते रहने देते हैं। परेशान नहीं होते कभी। समय काटने की कोई समस्या ही नहीं है उनके सामने। आप से आप आराम से कटता जाता है समय। वरना कितने लोग तो समय को लेकर के ही तमाम उठापटक करते हैं कि कैसे काटा जाए और कैसे बचाया जाए। मेरे पति को ऐसी कोई उधेड़-बुन नहीं है। वो हर ऐसी समस्या के मूर्तिमान समाधान है। यही कारण है कि लोग उन्हें आदमी नहीं देवता कहते हैं। लेकिन अपनी क्या कहूं, कहते भी शर्म आती है। उनके देवत्व को संभाल पाने का शौर ही नहीं है मुझे। वो जितने देवता होते जाते हैं मैं उतनी बेढंगी। हंसती हूं तो खिलखिला कर हंसती चली जाती हूँ। रोती हूं तो बेतहाशा सावन भादों की झड़ी लगा देती हूँ। और गुस्सा तो मेरी नाक पे रहता है, वो भी बेवजह। बात बेबात भड़क पड़ती हूँ, अक्सर बिना बात। अपने देवता समान पति पर भी अच्छी तरह जानती हूँ कि गलती सरासर मेरी ही होती। फिर भी वो शांत भाव से मेरे पति बिना ये जाने और सुने और समझे कि मैं किस बात पे भपकी हूँ, कभी इट्स ओके कह देते हैं और कभी सो सॉरी। पड़ोसियों का कहना है कि आज तक कभी उनकी आवाज तक नहीं सुनाई दी बात सच है। जब घर की घर में ही नहीं उनकी आवाज सुनाई पड़ी तो बाहर कैसे जाएगी। मान लीजिए छुट्टी के दिन वो बाहर निकल रहे हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। बरबस पूछ बैठती हूँ, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? एक किसी से मिलने। किससे? तुम उन्हें नहीं जानती। अच्छा, कब तक लौटेंगे? जल्दी भी आ सकता हूं, देर भी हो सकती है। वही तो मैंने पहले ही बताया था ना, मृदुभाषी मितभाषी। बताइए, इसमें जरा भी कोई बौखलाने वाली बात हो सकती है? नहीं ना। तो भी मैं तकरार पर उतारू हो जाती हूँ। उनकी सारी सदस्यता ताक पर रखकर रात ठान लेती हूँ। एक बार तो मैं सीधे सीधे शिकायत पर उतर आई। आप तो मुझसे बात ही नहीं करते, सारा समय अखबार, टीवी, कंप्यूटर, फोन। उन्होंने अखबार टीवी बंद कर समझदारी भरे स्वर में मुझसे कहा, ओ सॉरी, ठीक है, बताओ क्या बात करूं। अब यह अनुकूलता की चरम सीमा ही हुई ना, जो वो खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात करूं। लेकिन ऐन वक्त पर मेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। हड़बड़ा कर सोचने लगी कि इनको क्या विषय दूं मुझसे बात करने के लिए। घबराहट है, यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हकला कर कहती हूं कि अच्छा ठीक है, आज दिन भर में कितना कुछ घटा होगा ऑफिस में, वही कुछ बताइए। ओह यस, उन्होंने याद करने की कोशिश की और स्थिर भाव से बताने लगे। मैं मन लगाकर सुनने लगी। जब वह सुबह ऑफिस पहुंचे तो उनका चपरासी प्यारेलाल हमेशा की तरह दूसरे चपरासी कामता के पास खैनी मांगने गया हुआ था। ऑपरेटर भी देर से आई। पैकिंग में 10:30 से गो स्लो शुरू हो गया, इसीलिए कायदे से माल की जो लोडिंग 3:30 तक हो जानी थी वो 5:30 बल्कि 5:45 तक हुई।
ट्रकों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। पैकिंग डिपार्टमेंट और लोडिंग वालों के बीच इस सब को लेकर के तकरार हो गई, तनातनी रही। कैशियर बरुआ ने छुट्टी बढ़ा ली, बहुत से बिलों का भुगतान रुक गया। केमिकल लैब का असिस्टेंट मखीजा आरफिज वैक्सीन की कल्चर चुराते हुए पकड़ा गया। बीच में 1.5 घंटे बिजली गायब रही। रहमतगंज वाले टैंकर का ब्रेक डाउन हो गया। 3:30 बजे से बजट की मीटिंग थी और अचानक मेरी तंत्रा टूटी। पति पूछ रहे थे, और बातें करूं कि बस? उफ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने उन्हें बात करने के लिए कहा था और वो इतनी देर से मेरा कहा मानकर दिन भर चली बातों की बात का विवरण दे रहे थे, जबकि मैं शायद बीच में झपक जाने से कुछ सुन समझ ही नहीं पाई थी। अब ये तो मेरी ही बेअदबी हुई ना कि खुद ही पूछे सवालों के जवाब सुनने की जगह उबासियां लेती और सोचती झपकती रही। लेकिन वो अब भी पूछ रहे थे कि क्या कुछ और बातें की जाएं। हार कर मैंने एक रास्ता निकाला, जाने दीजिए, आप थक गए होंगे, मैं चाय बनाती हूँ। बनाऊं? वो मेरे मना कर देने पर निश्चित भाव से फिर से टीवी ऑन कर रहे थे। मेरा कहा सुन नहीं पाए थे। मैंने रुककर थोड़ा इंतजार किया, फिर पूछा, चाय बनाऊं, पिएंगे? तब उन्होंने शांत भाव से कहा, हाँ पी लूंगा। मैं अच्छी खासी समझदार पत्नी की तरह किचन में गई, पतीला गैस पर चढ़ाया। इतने में ही बस पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर झल्लाहट का भभका सा आ गया, एकदम पागलपन के दौरे की तरह। दिल दिमाग की सारी समझदारियां धड़ाधड़ ध्वस्त पस्त होने लगीं, जैसे कोई तोड़क दस्ता विध्वंसक बुलडोजर अचानक कतार से कतार खड़ी सलीकेवार इमारतों को तोड़ने ध्वंस करने पर उतारू हो गया है। इस तोड़क दस्ते का आक्रामक संचालन भी मैं ही कर रही हूं और इसे रोकने की घबराहट भरी चीख पुकार भी मैं ही मचा रही हूं। शोर शराबे के बीच जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे सुनाई पड़ रहा है, मेरे अंदर की आवाज, उसका आशय है, पी लूंगा? क्या मतलब है? कोई एहसान करोगे क्या मुझ पर? कायदे से ये नहीं कह सकते थे कि हाँ हाँ बनाओ ना, मेरा भी दिल कर रहा है चाय पीने का? या फिर यही कह देते, ऐसा करो जरा अदरक काली मिर्च डली तड़कदार चाय बनाओ तो? इस किस्म की सारी इबारतें नाजायज, सारे निर्माण अवैध, सब गिरे ढहे ध्वस्त पस्त। मलबे पर सिर्फ एक मनहूस सा शब्द टंगा है, पी लूंगा। लेकिन यह सब मेरे अंदर वाले लोक की माया है। बाहर तो गैस पर चाय का पानी खौल रहा है और मैं ट्रे में बदस्तूर शुगर पॉट और मिल्क पॉट के साथ चाय की प्यालियां सजा रही हूं। अचानक फिर से मुझे जाने क्या होने लगता है। चाय का पानी मेरे अंदर खौलने लगता है। बर्नर की लपटें तेज और लपलपाने लगती हैं। यहां वहां सब कुछ दहकने तपने लगता है। दिल दिमाग बेकाबू एक वहशी उत्तेजना की चपेट में। और अचानक मैं खुद को रोकते न रोकते चाय की पत्ती और कुटी अदरक के संग पूरे चम्मच भर काली मिर्च की बुकनी खौलते पानी में डाल देती हूं। और अब मैं सांस रोक, धड़कने समेट कर उन्हें चाय का पहला घूंट लेते देख रही हूं। अब बोले, बस अब बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे। उफ, मैं ज्यादा इंतजार भी नहीं कर पाती। क्यों, क्या हुआ? मैं लगभग बेसब्र होकर पूछ बैठती हूं। काली मिर्च खूब ज्यादा पड़ गई है ना? बोलो बोलो ना। हाँ। तो मैं धड़कने समेट कर पूछती हूं। इट्स ऑल राइट। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मौन वहशियाना हो उठता है। बात कैसे नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि काली मिर्च झुकी हुई है चाय में? चाय चरपरी नहीं बल्कि मिर्च का शोरबा है, और ये शोरबा मैंने बनाया है। मैंने जानबूझकर, जिससे इस घर में बिछी बर्फ की सिल्लियां चकनाचूर हूं। बर्फ पिघले तो पानी बहे और हवा हलकोरे, तूफानी ही सही। हवा, पानी, बर्फ और तूफान, बादल और बिजली, सब कुछ एक साथ। बहुत हो गई देवताई, थोड़ी ही सही। मूरत चिटके ये और हाड़ मांस के एक साबुत आदमी से साबका हो मेरा।
लेकिन मैं इंतज़ार करती रही। कोई तूफान नहीं आया, कोई बिजली नहीं कड़की, न बादल न बारिश। ग्लानि से भरी मैं चुपचाप उठी। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, सोचिए ज़रा, सॉरी, मुझसे काली मिर्च की बुकनी ज़्यादा पड़ गई, दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। और ट्रे उठाकर चल दी। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता ना? मैं खुद हकबकी हैरान सी देखती हूँ। मेरे देवता समान पति और मैं शांति से साथ साथ चाय पी रहे हैं। एक स्त्री के कारनामे, ये कहानी थी डॉक्टर सूर्यवाला जी की जो उन्होंने हमें सुनाई। अब इस कहानी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं उस स्त्री की मनस्थिति की तरफ, और एक प्रकार से स्पष्ट होता है पाठक या सुनने वाले को कि ये दो अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं और अलग अलग सोच रखते हैं। पर इसके आगे क्या? जैसे उसने ये सोचा कि ये इस तरह से रिएक्ट करे और वो देवता की तरह बना रहता है, तो इसके आगे क्या? आगे कुछ नहीं। आगे का ये है, सिर्फ ये देखना है कि ऐसी स्थितियां भी आती हैं। देखिए, हम रचनाकार का हमारा काम ये है कि दिखाना कि देखो, जो कुछ दिखता है वही सच नहीं होता। बहुत से सच ऐसे होते हैं जो छुपे रह जाते हैं। और मेरी एक चीज़ आपको बताऊं, मेरी इसी कहानी में नहीं, अक्सर लोगों ने कहा है कि एक स्त्री है आपकी, जो कि मतलब जिस स्त्री को लेकर ये है कि उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी अनुकूलताएं हैं, अनुकूलता के बीच जो विसंगतियां हैं जीवन की, ऊपरी विसंगतियों की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन आंतरिक विसंगतियों की नहीं करते। आप ये बताइए कि ऐसी अनुकूल स्थिति में क्या कोई विद्रोह या विरोध कर सकता है? जो व्यक्ति बहुत अच्छा है और सब कुछ करने को तैयार है उसके विरुद्ध क्या खड़ा हुआ जा सकता है? ये कितनी अवश और लाचारी भरी बात है। और एक बात और आपसे बताऊं कि मैंने लिखने के बाद ये सोचा कि इस कहानी को उल्टा भी जा सकता है। ये दो भिन्न प्रकृतियों की विसंगतियां हैं। ये जो कहानी स्त्री की तरफ से मैंने लिखी, ये कहानी इसी तरह की पुरुष की तरफ से भी हो सकती है। इतनी न सही थोड़ी बहुत हो सकती है। तो जो कुछ है जीवन में, उसको लेते हुए जब कहानी और व्यंग्य के द्वारा, उपन्यासों के द्वारा डॉक्टर सूर्यवाला जी की कलम चली है, तो कुछ पुरस्कार उनकी तरफ चलकर आए जिनके नाम मैं लेना चाहता हूँ। प्रियदर्शिनी पुरस्कार आपको मिला, घनश्याम सराफ पुरस्कार आपको मिला, दक्षिण भारत प्रचार सभा काशी नागरी प्रचारिणी, सतपुड़ा लोक संस्कृति व्यंग्य श्री पुरस्कार, रत्नी देवी गोयनका पुरस्कार, उत्तर प्रदेश लेखिका मंच की तरफ से, राजस्थान लेखिका संघ अभियान, मुंबई विद्यापीठ, इन सभी से सम्मानित आप हुई हैं। और चलते चलते आज के इस कार्यक्रम में आप ये बताएं कि आपकी एक कहानी सजा याफ्ता पर टेलीफिल्म भी बनी थी। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी अधिक कहानियां फिल्म के रूप में या टेलीविजन पर दिखाई जानी चाहिए? मेरी बहुत सी शुरुआती कहानियों पर बनी थी। निर्वासित, रेस मेरी चौथी कहानी धर्मयुग में थी उस पर। और अभी अभी ज्ञानपीठ से मेरा अब तक का अंतिम कहानी संग्रह आया है, गौरा गुणवंती। क्या बात है। तो उस पे उसकी भी एक दो कहानियाँ ऐसी हैं। लेकिन इधर की कहानियों में मैं ये, वही मैंने कहा ना कि मीडिया का जो पूरी वो है बदल गई है, उसकी प्रकृति बदल गई है, उसका एटीट्यूड बदल गया है। और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, मैं आपसे बताऊं कि सूर्यवाला जी, ये चीज़ें हमें क्यों नहीं देखने को मिलती, हम ये देखना चाहते हैं दृश्य मीडिया पर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा काम ये नहीं है, हमारा काम यहाँ ख़त्म होता है, ये उन लोगों के हिस्से का काम है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो बिना बीच में आए हुए हमने थोड़ा सा प्रयास किया डॉक्टर सूर्यवाला जी के सहयोग से कि उनकी कहानी को आपने ज्यों का त्यों सुना इस माध्यम से। और उस समय जब आप कहानी सुन रहे होते हैं तो आपकी कल्पनाशीलता जो है वो अपने आप एक अंदर के लोक में कुछ रचती है और उसका अपना एक आनंद, अपना संतोष होता है। तो आनंद और संतोष अपनी सृजनशीलता के साथ सब तक पहुंचाने का जो एक सहज रूप से आप के द्वारा कार्य हो रहा है, रचनात्मकता इसी तरह से आपकी बनी रहे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपके स्टूडियो में जाकर मुझे हमेशा एक बड़ा अच्छा सा सुख और तृप्ति मिलती है। आपके पास आकर आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा डॉक्टर सूर्यवाला जी ने कहा कि साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं हमारी संवेदना को
इस तरह बनाता है कि हम समृद्ध हों। तो ये समृद्धि आपके नाम इसी तरह पहुंचती रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, अन्य क्षेत्रों से भी। सूर्यबाला जी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए आभार के साथ साथ आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।